अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। लिखा है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें ये है दो ऐसे क्रमगत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। अब ये जो प्रश्न है, प्रत्येक जो 5 क्वेश्चन हमें करने हैं, ये प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का दिया हुआ है, यानी कि ये जो प्रश्न है 4 नंबर का है। तो विषम धन पूर्णांक मानेंगे, लिखेंगे माना दो विषम धन पूर्णांक। जो धन पूर्णांक होंगे उनको 2x + 1 लिखिए, कोमा 2x + 3 लिखिए। अब इनके वर्गों का योग लिख दीजिए प्रश्न अनुसार के अनुसार। प्रश्न अनुसार में इनके वर्ग करिए 2x 2x + 1 का वर्ग प्लस 2x + 3 का वर्ग बराबर 290 लगा दो। अब 2x का नहीं a + b के होल स्क्वायर से खुलेगा, ये भी a + b के होल स्क्वायर से खुलेगा, तो ये लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2x गुणा 1 प्लस इसको करो 2x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 2x गुणा 3 बराबर 290। अब क्या काम करेंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 दूनी 4x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 दूनी 4 दिया 12x, और 290 को इधर ले आइए माइनस करके बराबर रख दीजिए 0, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण बनाना है। अब 4x और 4x हो गए हमारे 8x स्क्वायर प्लस 4x और 12x हो गए हमारे 16x। अब 9 और 1 10 होते हैं, 10 इसमें से घटा दीजिए तो माइनस के 280 बचेंगे बराबर का 0। अब हम कैसे इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं, देखो 8 दोनों से कॉमन है, इसमें 8 का भाग 8 के 24 और 4 बचेंगे 8 पंजे 40, 8 कॉमन ले लो, इसमें से छोटा हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 8 या 24 और 8 पंजे 40 बराबर 0। ये 8 0 में चला जाएगा, x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 35 बराबर 0, और इसके आप आराम से गुणनखंड कर सकते हैं, यानी 35 गुणा होकर आना चाहिए, घटा के आना चाहिए 2, तो 7 और 5 हो जाते हैं, प्लस के 7x माइनस के 5x माइनस 35 बराबर 0। अब x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x + 7 बचेगा, यहाँ से 5 कॉमन, x + 7 बराबर 0। अब क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेटों को बनाएंगे x + 7 और दूसरा बनेगा x - 5 बराबर 0। दोनों ब्रैकेटों को 0 के बराबर लगा, शून्यंक जैसे निकालते हैं हम उसी तरह करेंगे। यहां से x - 5 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 5। अब ये विषम यानी कि हमारी जो ऋणात्मक संख्या है ये मानी नहीं जाएगी, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ने सीधा कहा था विषम भी हो और धन भी हो, तो ये हमारी 5 है संख्या, x 5 माना जाएगा पॉजिटिव वाला। अब लिखेंगे अतः संख्याएं बराबर, अतः संख्याएं बराबर, तो हमने संख्या क्या मानी थी, x मान लगा देंगे यहां, तो ये हो जाएगी हमारी 2 गुणा 5 प्लस 1 ब्रैकेट बंद और 2 गुणा 5 प्लस 3, तो 5 दूनी 10 और 11 हो जाएगी, 5 दूनी 10 और 3 13, तो 11 और 13 वो संख्या होगी जिनके वर्गों का योग 290 निकल कर आएगा। कर लो जल्दी से नोट, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नंबर बी, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी अंकों का योग, अंक इकाई का एक दहाई का 2 अंक होते हैं और इस संख्या का 9 गुना, अगर संख्या में 9 भी गुणा कर दिया जाए तो संख्या के अंक अलट पलट हो जाते हैं। जैसे मानो 21 है तो पलट देंगे तो 12 हो जाएगा, और 15 पलट दे तो 51 हो जाएगा, तो ये संख्या ऐसी है। तो लिखेंगे माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक हम ले लेंगे इसमें y। देखो माना इकाई का अंक x व दहाई का अंक y है, तो संख्या क्या हो जाएगी, अतः संख्या हो जाएगी, दहाई तो हमारी 10 की होती है तो 10y + x हो जाएगा, 10y + x, ये संख्या बराबर।
प्रश्नानुसार आ जाओ अब। प्रश्नानुसार इसने बोला है कि संख्या के अंकों का जो योग है वो 9 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना 9 होना चाहिए। समीकरण 1 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में कहा है कि संख्या में 9 की गुणा कर दे। ये हमारे पास संख्या है तो संख्या में 9 की गुणा कर दो, यानी कि 10y प्लस x में 9 की गुणा कर दी तो संख्या के अंक बदल गए। अंक बदलेंगे 10x प्लस वाई हो जाएगा। इसको हल कर दो तो ये 9 धाम के 90y और प्लस 9x बराबर 10x प्लस वाई। वाई को वाई की साइड ले आओ, x को x की साइड ले आओ। या ऐसे कर लो 9x माइनस 10x बराबर y माइनस के 90y। अब यहां बचेंगे सीधी सीधी माइनस का x, और यहां अगर हम लाए तो 89y बचेंगे माइनस के। माइनस माइनस खत्म, x बराबर 89y आ जाएगा। अब x का मान लगा दो समीकरण 9x तो हाँ 2 गुने के बराबर, सॉरी अंकों से बनी संख्या के 2 गुने, यहाँ 2 की गुणा और करनी पड़ेगी, हमें ध्यान नहीं दिया था। तो यहाँ हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएंगे 2y, सॉरी दोबारा करना पड़ेगा थोड़ा सा यहां से। हाँ तो संख्या जो पलटनी है उसके 2 गुने के बराबर है, तो 2 की गुणा कर दी इसमें, तो इनको इधर ले आइए भाई। ये हमारा 9x माइनस 20x बराबर 2y प्लस के हैं इधर हमारे 2y, और ये माइनस के जाएंगे 90y। यहाँ हम सोल्व करें तो माइनस के 11x बचेंगे और यहाँ बचेंगे माइनस के 88y। अब x निकालेंगे तो 88y में 11 का भाग दे दो क्योंकि माइनस से माइनस कट गया, तो x आ जाएगा हमारा यहाँ सीधा सीधा 8y। x का मान समीकरण 1 में लगा दो। लिखेंगे x का मान, समीकरण 1 हमारे पास यहां है, समीकरण 1 में रखने पर अब इसमें रख दो मान, तो यहां x की जगह हो जाएगा 8y प्लस y बराबर 9। तो 8y और y जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9y हो जाएगा। 9y बराबर 9 और y बराबर 9/9, y का मान आ जाएगा 1। अब y का मान 1 आ गया तो y का मान यहां लगा दो किसमें, x के निकालने के लिए। x बराबर 8 गुणा 1, 8 गुणा 1, ये हो जाएगा 8 एकम 8। अब x भी आ चुका है, y भी आ चुका है। अतः संख्या अब संख्या क्या है हमारे पास, ये थी हमारी संख्या 10y प्लस x, यानी कि 10 गुणा 1 y का मान प्लस 8, 10 एकम 10 और 8 18, यही हमारा आंसर है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से करो, ऐसा प्रश्न पेपर में आता ही है। अंकों वाला इकाई कर दशकांक हमेशा ऐसे लेते हैं, यहां तक तो लिखना ही है सभी क्वेश्चनों में, उसके बाद प्रश्न के अनुसार हम इसका सोल्व करते चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है, दी गई आकृति है आपके पास, ये एक त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप लाना है, तब उसके बाद हम इनका आंसर बता सकते हैं कोण ए बराबर है कोण सी के और कोण बी कोण डी के बराबर है। हमें ये सिद्ध करना है जो ए कोण है वो सी के बराबर है और जो बी कोण है वो बी वाले के बराबर है। तो हमें 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए ओ डी व त्रिभुज बी ओ सी में। इन त्रिभुजों में क्या दे रखा है, ये बराबर चीज दे रखी है, दिया है, लिखो दिया है। क्या दे रखा है कि ओ ए इंटू ओ सी बराबर, सॉरी ओ बी बराबर ओ सी इंटू ओ डी। अब क्या काम करना है, देखो ये हमारी ओ सी को इधर ले आइए, ओ बी को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा हमारा ओ ए अपॉन ओ सी, अनुपात में ले आएंगे हम इसे, और ओ डी के नीचे ले जाओ इस ओ बी को इधर, तो ये अनुपात बन गया है। तथा ये जो कोण है हमारा ए ओ डी, ये बराबर है कोण बी ओ सी के बराबर। क्यों है, क्योंकि इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए बराबर है। अब
भुजाओं, दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण जब बराबर आ जाता है तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप कहलाए जाते हैं। तो लिखो इस प्रकार जो त्रिभुज है, अब एओडी, ध्यान से देखना, एओडी समरूप हुआ त्रिभुज किसके, एओ अपॉन ओसी, तो ओसी आना चाहिए इधर, तो सी आना चाहिए इधर, क्या आना चाहिए, सी, सी ओ बी आना चाहिए, क्योंकि ओडी ओबी में अनुपात आया है, ओडी ओबी में अनुपात आया है, और ओ ए ओसी में अनुपात आया है, ओ कोण के बराबर है, बिल्कुल मैचिंग मिल गया भाई। किसके कंडीशन के अनुसार भाई, एस ए एस समरूप नियम से, समरूप नियम से, ये समरूप नियम है एस ए एस, इसके अनुसार जब ये समरूप हैं तो उनकी जो कोण है ये बराबर होते हैं, कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण जो बी है डी, सॉरी इधर वाला डी बराबर है कोण बी के। बस कर लो नोट, जब ये समरूप है तो इनके जो संगत कोण है, कोण ए कोण सी के बराबर, कोण डी कोण बी के बराबर ही होगा हमेशा। इसको बीपीटी कहते, सॉरी समरूपता का नियम है, तो संगत जो एंगल होते हैं, संगत जो भुजाएं होती हैं वो अनुपात में बराबर होती हैं और कोण हमेशा बराबर होते हैं। प्रश्न नंबर आगे का है डी, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्री वृत्त, दो संकेंद्री वृत्त ऐसे होते हैं जिनका केंद्र एक होता है, तो ऐसे व्रत बना लो। चलो एक व्रत हमने ऐसे बना लिया और दूसरा हमने बना लिया ये बड़ा वाला, अब दो व्रत बना लिए हैं। क्वेश्चन के अनुसार क्या है, ये हमारा इसका केंद्र हो गया मानो ओ। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि बड़े व्रत की जीवा, बड़ा व्रत ये है, इसकी जीवा खींच दो जो इस छोटे को टच करके जाए, छोटे की स्पर्शी हो जाए और बड़े की जीवा हो जाए, तो ये टच कर गई। अब इसको नाम दे दो ए बी, और जहां ये टच कर रही है इसको नाम दे दो एम। अब इस पर इसको परपेंडिकुलर डाल दो, ये हमारा 90 अंश का कोण होता है हमेशा, क्योंकि नियम है ये। अब ओ से ए को मिला दो, ओ से ए को मिला दो, ओ से बी को मिला दो। अब इसमें पूछा गया क्या ए एम बी एम के बराबर है, यही हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, करना है क्या, ए एम बराबर बी एम, यानी कि ये जो भाग है जहां ये वृत्त को स्पर्श कर रहा है वो स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित, मतलब दो भागों में बांटती है या नहीं। तो आप करिए इसको सिद्ध, लिखेंगे त्रिभुज, उत्पत्ति लिख दीजिए, उत्पत्ति में लिखेंगे त्रिभुज, कितने त्रिभुज है हमारे पास, यहाँ त्रिभुज ए ओ एम व त्रिभुज बी ओ एम में। अब हमें पता है कि यदि, लिखो यदि जो ए बी है, जो ए बी है ये परपेंडिकुलर है ओ एम पर, तब जो ये कोण 90 का है, इसमें ए एम ओ बराबर बी एम ओ, ये है प्रत्येक 90 डिग्री, 90 डिग्री का है। सॉरी सर्वांग सम लाना है हमें, ध्यान दो, त्रिभुज ए, हाँ वही लाना है, कोई बात नहीं, एक ही बात है, कैसे भी कर दो, जो सिद्ध करना उसको लिख दो, ए एम बराबर बी एम। अब क्या करेंगे, देखो हमें सर्वांग सम लाने हैं, जब सर्वांग सम दोनों त्रिभुज आ जाएंगे तो अपने आप बाय सीपी सीटी से ए एम बराबर बी एम हो जाएगा। तो ये तो एक कंडीशन होगी। दूसरा देखो, वृत्त की जो त्रिज्या बराबर होती है, यानी ओ ए बराबर ओ बी, ये क्या चीज है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है, एक ही वृत्त में त्रिज्या है। अब जो ओ एम है दोनों में उभयनिष्ठ है, सॉरी ओ ए, हाँ ओ एम बराबर ओ एम, क्या है ये, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ बराबर होते हैं, तीन कंडीशन मिलने पर ही सर्वांग सम हो जाता है। इस प्रकार लिखो, इस प्रकार जो त्रिभुज ए एम ओ है वो सर्वांग सम हुआ त्रिभुज बी एम ओ, किस नियम से, बाई आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड, सर्वांग सम नियम से,
सर्वांग सम नियम से, जब ये सर्वांग सम है तथा जो बी एम है, ये जो ए है हमारी ए एम, यहाँ ए एम देखो यहाँ बी एम देखो, तो ए एम बराबर बी एम बाई सी पी सी टी, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इंग्लिश में है ये और हिंदी में है सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इति सिद्धम, यह सिद्ध हुआ, लिख दो, यह सिद्ध हुआ। बस चलो अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न है आपका प्रायिकता से, और प्रायिकता के प्रश्न तो बहुत ही आसान होते हैं, छोटा चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है उसमें। तो प्रायिकता में इसमें पूछा गया है कि 3 नीली 2 सफेद और 4 गेंद एक थैले में बंद हैं। तो सबसे पहले लिखो थैले में कुल गेंद, कुल गेंदों की संख्या कितनी है हमारे पास, कुल गेंदों की संख्या बराबर कितनी है, जोड़ लो इनको, जोड़ लो, आसान प्रश्न है। कुल गेंद बराबर है हमारे पास, एक है 3 नीली 2 सफेद और 4 लाल, तीनों तो 5 और 4 9 गेंदें हैं। अब सबसे पहले हमें निकालना प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है सफेद गेंद होने की। एक गेंद सफेद, इसमें पी नहीं लिखो, चलो ऐसे लिख दो, लिखो सफेद गेंद होने की प्रायिकता तो निकालेंगे अनुकूल परिणाम, ये हमारा सूत्र है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अच्छा, अनुकूल परिणाम क्या होंगे हमारे पास, जो हमारे पास ये सफेद गेंदें हैं ये कितनी निकल सकती हैं थैले से, तो ये गेंदें 2 निकल सकती हैं, यानी कि 2 बटे कुल परिणाम है हमारे पास 9, इसका आंसर ये आ जाएगा। नंबर 2 में पूछा है नीला होने की प्रायिकता, तो लिखो नीला होने की प्रायिकता, क्या होगी बताओ। तो आसान है, नीली गेंदें कितनी है, नीली गेंदें हैं हमारे पास 3 बटे 9 लगा दो, क्योंकि अनुकूल परिणाम 3 हो गए और टोटल परिणाम 9 है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, निकल कर आ जाएगा 1 बटे 3। और लास्ट का है लाल गेंद होने की प्रायिकता, नंबर 3 लाल होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद है हमारे पास 4 और टोटल है 9, ये 4 बटे 9 आ जाएगा। आंसर आसान, प्रश्न आसान है प्रायिकता का, और 4 नंबर का प्रश्न आया है, यानी 5-6 नंबर एक ही एक्सरसाइज से आपको दे रहे हैं, तो उस एक्सरसाइज को आपको छोड़ना नहीं चाहिए, इसको ढंग से कर लेना है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न नंबर 2 का लास्ट प्रश्न जो है आपके दिया गया है माध्यिका का। माध्यिका निकालने के लिए सांख्यिकी जो आपने एक्सरसाइज पढ़ी होगी उसमें माध्यिका बहुलक के प्रश्न है, और माध्यिका का प्रश्न बहुत ही आसान है, इसमें छोटा दिया है, आराम से करेंगे। देखो ये टेबल बना हुआ है पेपर में, अब इसमें सबसे पहले संचय बारंबारता निकालेंगे। तो देखो ये 7 है, अब इसके बाद 7 4 होते हैं 11, 11 और 2 13, यानी जोड़ते चले जाते हैं, 13 और 2 15, 15 और 3 18 और 2 20, बहुत ही आसान है इसमें। अब ये जो 20 है हमारा, ये n का मान है यहाँ पर निकल कर। अब हम पता करेंगे इसमें माध्य वर्ग कौन सा है। देखो माध्य का वर्ग निकालो। जो माध्य का वर्ग है लिखेंगे n बटे 2वां पद। अब n बटे 2वां पद ढूंढो, n का मान क्या है, n का मान है 20 बटे 2 बराबर आ जाएगा 10वां पद। अब 10वां पद कहाँ है, 10वां पद देखो 10 से बड़ी संख्या हमारे पास सबसे पहले ये आ रही है 11, तो इसी में आ जाएगा, जो कि लिखो जो कि किस में आया, 10 से 20 में
10 से 20वें वर्ग अंतराल में है, अंतराल में है। अब ये अंतराल में है, ये तो हमारा हो गया माध्य वर्ग, माध्य का वर्ग सॉरी। अब इसमें जो ये हमारा हो गया f, ध्यान से देखना, इससे ऊपर वाला हो गया हमारा CF, क्लियर। अब यही हमें चाहिए, तो ये हमारा L1 है, ये हमारा L2 है, इनको यहां लिख लो। L1 बराबर 10 है, L2 है हमारा 20, इन दोनों का अंतर होता है H, वो है हमारा 10, दोनों का अंतर। अब F जो है हमारा ये 40 है, सॉरी 4, और CF हमारा है 7। अब लगाओ माध्यिका, माध्यिका का सूत्र लिखो। आसान सूत्र बता रहा हूं, बहुत ही इजी तरीके से करने हैं। तो सूत्र क्या है, लिखेंगे L1 प्लस H बटे F ब्रैकेट में आइए N बटे 2 माइनस CF, बस इसमें मान लगा दो। देखो L1 का मान है 10 प्लस H का मान 10, F का मान 4, यहां से ठीक है। अब ब्रैकेट में आइयो N बटे 2, N बटे 2 भी निकाला था हमने, ये आया था हमारा 10 लगा दो माइनस CF हमारा है 7, ये वैल्यू लगा दो। अब 10 प्लस इसको अगर हम 10 बटे 4 यहां से घटाए, अंदर से 3 आएगा, तो 10 प्लस 10 दिया 30 बटे 4। अब 4 का भाग दे दो 30 में, और इसको 10 में जोड़ दो, तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 2 बचेंगे 20 हो जाएंगे, 4 पंजे 20, तो 7.5 और 2 जोड़ दो 17.5, इसका आंसर निकल कर आएगा माध्यिका का। तो 4 नंबर आपको बड़े आराम से मिल जाएंगे इस प्रश्न पर। बहुत ही इजी प्रश्न दिया है, ऐसा इजी प्रश्न शायद पेपर में भी आ जाए तो बच्चों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। अगला प्रश्न है नंबर 3। अब इस 3, 4 और 5 में एक एक प्रश्न अथवा में दिया गया है, बस 2, 4 और 2, 6 प्रश्न और बचे हैं आपके, तो ये भी मैं करा देता हूं, शायद पेपर में आ जाएं। मुझे आशा है कि 99% इस ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में मिलने वाले हैं। प्रश्न है, एक बेलनाकार गिलास, तो गिलास दे रखा है, इसमें आंतरिक व्यास है 5 सेंटीमीटर, अंदर का व्यास 5 सेंटीमीटर है, परंतु गिलास के निचले सिरे पर उभरा हुआ तल है, यानी अंदर से ऊपर को उभरा हुआ है और वो अर्धगोलाकार है। तो ये त्रिज्या के बराबर ही उभरा हुआ है, यानी कि जितनी ये त्रिज्या है इतना ही इसका ये उभरा हुआ तल है, ये ऊपर की तरफ। अब इसने बोला गया है कि यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो गिलास की आभासी धारिता, आभासी का मतलब होता है हमें पूरी धारिता निकालनी है, उभरे हुए तल से हमें कोई मतलब नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कि ये तली यहां तक है, ग्लास की तली यहां तक है, तो यहां तक की हमें धारिता इसमें निकालनी है, यानी पूरा सीधा बेलन का आयतन निकालना है। उसके बाद वास्तविक धारिता, तो वास्तविक धारिता तब निकलेगी जब हम इस उभरे हुए तल को माइनस करेंगे, क्योंकि ये धारिता तो उभरा हुआ, ये तो आभासी है ना, हमको दिखाई दे रहा है आभासी है ना, क्योंकि ये तो है ही नहीं, इसका अंदर खोखला हुआ भाग है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा जब आंसर आएगा। तो करिए, लिखो, इसमें लिखेंगे गिलास का आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास कितना दे रखा है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी बताइए, त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या हो जाएगी 5/2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई जो h है वो 10 सेंटीमीटर है। अब गिलास की सबसे पहले आभासी धारिता निकालो, ये गिलास की आभासी धारिता, तो सीधा बेलन का सूत्र लग जाएगा आयतन वाला, πr² h क्यूब यूनिट, यानी कि घन इकाई। अब पाई का मान तो लगाना है 3.14 दिया है क्वेश्चन में, आर का मान 2 बार लिखना है, 5/2 गुणा 5/2 गुणा h का मान 10 और सेंटीमीटर की घात 3। अब बात आता है धारिता, तो धारिता निकालनी है तो लीटर में निकालना पड़ेगा या मिलीलीटर निकालना पड़ेगा, वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। अब देखो इनको कर दो हल,
तो 2 से ये 5 बार कट जाएगा, और 2 से 2 एकम 2 दशमलव, और एक बचेगा यहाँ 10, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, इनकी गुणा कर दो भाई, यानी 1.57 गुणा 5 पंजे 25 पंजे 125 सेंटीमीटर घात 3। इनका हल कर दो, सेंटीमीटर में ही आंसर रहने देना। चलो कैलकुलेटर से करते हैं हम, जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारी। एक दशमलव 57 गुणा 125, ये आया 196, निकल कर 196.25 सेंटीमीटर की पावर 3। ये इसकी धारिता है, सेंटीमीटर में ही रहने दो, नहीं तो बहुत छोटा आंसर आएगा। ठीक है, अब अगर लीटर में लाना है तो लीटर में इसको चेंज कर देंगे, 1000 से डिवाइड दे देंगे, फिर मिलीलीटर में चेंज कर देंगे तो मिलीलीटर में आंसर आ जाएगा, वो बाद में देखेंगे हम बाद में। अब हमें निकालना है इसकी वास्तविक धारिता क्या है। लिखो गिलास की वास्तविक धारिता। तो वास्तविक धारिता निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा जो ग्लास का आयतन है इसमें से अर्धगोले का आयतन माइनस कर देंगे, यानी बेलन का आयतन। लिखो बेलन का आयतन या गिलास का आयतन, गिलास का आयतन माइनस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अब गिलास में चलो बेलन लिख लो यहां, सॉरी अच्छा लगेगा, बेलन लिख देंगे तो ठीक है, बेलनाकार भाग का। अब बेलनाकार को पाई आर स्क्वायर एच था माइनस, और आधे गोले का है 2/3 पाई आर की घात 3, ये है आधे गोले का आयतन। इसका तो हमने भी निकाल लिया था, ये सीधा सीधा लगा देंगे, कुछ करना नहीं है। 196.25 माइनस 2/3 गुणा पाई का मान लगा दो 3.14 गुणा आर का मान 5/2 गुणा 5/2 गुणा 5/2। अब 1 2 से तो 1 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से भी हो जाएगा। चलो चलो 1.57 कर दिया। अब तो गुणा ही करनी पड़ेगी, अब तो गुणा ही करना पड़ेगा। 1.57 गुणा 5 पंजे 25 पंजे 125 बटे 3 दूनी 6। अब इसमें गुणा करके 6 का भाग देना है और इसमें से घटा देना है, तो आंसर सेंटीमीटर की क्यूब में आ जाएगा। पांच 7 गुणा 125 इतना ही आया। अब मिक्स्ड में ला सकते हैं हम इसको आंसर को, चलो कोई बात नहीं, डिवाइड कर देंगे 6 का आंसर हम बाद में देखा जाएगा। तो 196.25 माइनस 32.71 लिख दो। तो इसमें से इसको कर दो माइनस, ये हमारा सीधा मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर आ गया है। 196.25 से घटा दो 32.71, तो 163.54 सेंटीमीटर घात 3 आ जाएगा। लीटर मिलीलीटर बदलना है तो बदल लेना, क्लियर, इतना ही मिलीलीटर में आंसर आ जाएगा। धारिता है तो मिलीलीटर में बदल दो भाई, अब बदल दे मिलीलीटर में। चलो तो इसका मिलीलीटर में कितना आंसर आएगा, इसका मिलीलीटर में कितना आंसर आएगा। इसका इतना ही आंसर आएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 मिलीलीटर होते हैं नहीं। चलो और ये आ गया, जब हम 1000 लगाएंगे नीचे तो लीटर में आ गया,
और फिर मिलीलीटर, तो मिलीलीटर में लिख दो भाई सीधा सीधा आंसर 196.25 ml लिख सकते हैं। और इसको भी अगर आंसर आगे लिखना है तो 163.54 ml मिलीलीटर, क्योंकि ये धारिता का सवाल है। आयतन को धारित उसमें सेंटीमीटर घात 3 को हमने बदल दिया मिलीलीटर में। यदि कोई दिक्कत है, परेशानी है, चेंज नहीं हो रहा है तो कमेंट कर दें, मैं वहां आपको समझा दूंगा। ये भी प्रश्न नंबर 3 का एक दूसरा सवाल है जो कि अथवा में दिया गया है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, मैं डायग्राम बनाता हूं इसमें। एक वृत्त बनाना है इस क्वेश्चन में, वृत्त। अब 42 सेंटीमीटर व्यास है, ध्यान देना। और एक वृत्त खंड चाप द्वारा 120 का कोण बनाता है। ये व्यास है इसका, तो व्यास है तो एक चाप का कोण बनाता है इसमें। व्यास वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 का कोण करता है, तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो देखो ये कोई हमारा वृत्त खंड तो ऐसा बनेगा। अब ये इसका केंद्र है तो भैया इसको ऐसे बना लो, ये हमारा O हो गया, ये A, ये हमारा B हो गया। ये 120 का कोण यहां बना जाता है। अब इसमें ये जो संगत ये हमारा ये है, ये जो चाप है जो 120 का कोण बना रहा है, इसका हमें निकालना है क्षेत्रफल, इस वाले हिस्से को। तो व्यास कितना दिया है इसमें? व्यास जो दे रखा है वो 42 सेंटीमीटर का है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या जो R होगी इसकी 21 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी इसका आधा हो जाएगा। और इसमें जो थीटा दे रखा है कोण 120 डिग्री का दे रखा है। अब हम सूत्र लगाएंगे सीधा सीधा त्रिज्या खंड का, और वो भी संगत यानी लघु वाले का। देखो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटे 2 और साइन थीटा। अब थीटा का मान लगाओ 120 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, आर को 2 बार लिखेंगे, आर है हमारा 21 गुणा 21 माइनस यहां भी लिखो 21 गुणा 21 बटे 2 और साइन थीटा यानी साइन 120 लिखिए, साइन लिखना है 120 डिग्री। अब आइए इधर, तो वही 0 से 0 और ये 12 से 3 बार कट जाएगा, 7 से 3 बार कट जाएगा, 3 से 3 खत्म। तो इधर आओ, लिखा है हमारा 22 गुणा 21 आया माइनस 21 से 441 होते हैं, सॉरी 441 बटे 2 और साइन 120 का मान होता है √3 बटे 2। इनको हल कर दो तो 21 दूनी 42 का 2 हासिल 4, 21 दूनी 42 और 4 होते हैं 46, ये आया माइनस 441 √3 बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा ये। बस अगर यही आंसर है तो ये रहने दो, या फिर इसमें से कॉमन ले लो, जो कॉमन लेना चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, या इतना ही ब्रैकेट बंद करके आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। या √3 का मान भी लगा सकते हैं, चलो लगा दें। तो 442 माइनस 441 गुणा 1.73 √3 का मान होता है बटे 4, 462 माइनस, इसको गुणा करेंगे और 4 का भाग दे देंगे। इतना करना है बस आपको। ये यहां भी छोड़ सकते हैं हम, इसका सेंटीमीटर का घात 2 लगाकर कॉमन लेके भी कर सकते हैं, कई तरीके हैं आंसर लिखने के। 441 गुणा 1.73 और भाग देना है इसमें 4 का, तो 190 पॉइंट कुछ आया, 190.7325। अब इसमें से घटा दो, 446 में से 190.7325 घटा दो, 446 462 में से माइनस करना है 190.7325 271 आया आपका फाइनल आंसर। कोई भी गलती नहीं कर सकता, इसको कोई गलत कर नहीं सकता है। सेंटीमीटर घात 2 लिख देना बस, यही फाइनल आंसर है इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का। सॉरी त्रिज्याखंड नहीं है,
वृत्तखंड है ये, और वो भी लघु वाला। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न है नंबर 4 और ये प्रश्न है 6 नंबर का। तो ध्यान से देखेंगे। अब प्रश्न आ चुका है 6 नंबर का, कैसे करेंगे। लिखा है दो वर्गों के परिमापों का योगफल 68 है। अब दो वर्ग हैं तो वर्ग दो अलग अलग होंगे। एक की वर्ग भुजा मान लेंगे x, दूसरी को मान लेंगे y, या ए बी से भी कर सकते हैं हम। एक्स वाई से करेंगे, माना दोनों वर्गों की भुजाएं क्रम से x मीटर व y मीटर है। अच्छा, अब लिखेंगे इनके प्रश्नानुसार लिख दो। चलो प्रश्नानुसार सबसे पहले परिमापों का योगफल लिखो, दोनों के परिमापों का योगफल कितना दे रखा है, ये 68 मीटर है। और परिमाप होते हैं 4 गुणा भुजा, यानी 4 गुणा भुजा। एक की x है, दूसरे की y है, तो 4x प्लस 4y बराबर 68। अब 4 कॉमन ले लो यहां से, x प्लस वाई बराबर 68। 4 चला जाएगा भाग में, 68/4, तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 17 आ जाएगा समीकरण 1। अब क्षेत्रफलों का योग कितना है, लिखो दोनों के क्षेत्रफलों का योगफल कितना दे रखा है, 157 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में भुजक घात 2 होती है, इन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 157 मीटर स्क्वायर, यही है। अब एक काम करो भाई, क्या करें, यहां से हम मान निकाल लें किसी एक का पक्षांतर करके, और वो मान हम लगा दें यहां, आसान रहेगा। चलो यहीं से निकाल दो, यहां से इंप्लाइज करो x बराबर 17 माइनस वाई लगा दो। अब समीकरण 1 बना दो, लिखो समीकरण 1 से x की जगह 17 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 157 बराबर 0। समीकरण बना रहे हैं हम, तो 17 का होल स्क्वायर इनका a माइनस बी का होल स्क्वायर से खोलो, 17 17 होते 289, 289 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 17 दूनी 34 वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 157 बराबर 0। अब क्या करना करें, वाई स्क्वायर 2 वाई स्क्वायर हो गए, यहां आ जाओ। अब यहां आ जाओ, अब ये 2 वाई स्क्वायर प्लस 34 वाई और 157 माइनस के हैं, 289 प्लस के हैं, तो 157 घटा दो 289 से, 289 से 157 घटा दो, 4 3 1, 134 आया, 134 आया। चलो ये तो माइनस का भाई 34, ये 134 बराबर 0। अब 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले सकते हैं हम इसमें, सब में से 2 कॉमन हटा दो, और ये बच्चे का 17 वाई, और ये बचेंगे, ये प्लस का आएगा, सॉरी क्योंकि ज्यादा है हमारे पास, प्लस की वैल्यू ज्यादा है। अब 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14 बराबर 0। ये गड़बड़ तो नहीं हुई भाई कहीं क्वेश्चन में? क्षेत्रफलों को 157 है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है। यहां तक 17 माइनस वाई लगाया है, राइट है, और 157 क्षेत्रफलों का योग आ गया, ठीक है। तो 17 17 289 वाई स्क्वायर, 17 दूनी 34 वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस 157, ये राइट है। 200, हाँ यहाँ है थोड़ी सी, तभी तो मैं कह रहा कोई ना कोई मिस्टेक है। यहाँ भाई 2 आएगा, यहाँ आएगा 2, तो यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक। अब जोड़कर
17 आना चाहिए, गुणा करके 66, 11 छिक्के 66, 11 और 6 हो गए, तो वाई स्क्वायर माइनस के 11y माइनस के 6y प्लस 66 बराबर 0। वाई कॉमन ले लो यहाँ से, y माइनस 11 और यहाँ से आएगा आपका 6 कॉमन, और वो भी माइनस का 6, y माइनस 11 बराबर 0। तो y माइनस 11 और y माइनस 6 बराबर 0। बस ये आ गई, तो y बराबर आ गया 11 और एक y बराबर आ गया 6। दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही मान ली जाएंगे। दूरी में पॉजिटिव ही चलता है, नेगेटिव चलता नहीं है। लिखेंगे यदि y, यदि एक संख्या यानी एक भुजा हमारी 11 है तो दूसरी हमारी 6 हो जाएगी, 11 6 ही हो जाएगी, सीधी सीधी बात है। देखो यदि y बराबर 11, y बराबर 11 तब x बराबर 17 माइनस 11 कितना आ जाएगा 6, और यदि y बराबर 6 तब x बराबर 17 माइनस 6 आ जाएगा 11। अतः लिखो, अतः भुजाएं क्रमशः वही होंगी 11,6 व 6,11। यहां लिख दो, यहां 6,11। बस मीटर लगा दो भाई, मीटर नहीं लगाया, लगाना जरूरी है, मीटर लगाना जरूरी है, मीटर लगाना जरूरी है। 6 मीटर 11 मीटर या 11 मीटर 6 मीटर, बस यही फाइनल आंसर है, नोट कर लो इसे। हाँ तो बच्चों, प्रश्न नंबर 4 के हम दूसरे भाग की तरफ चलते हैं, और दूसरे भाग में लिखा हुआ है, एपी सीरीज का सवाल है। तो एक आदमी 3,250 रुपए का ऋण लेता है और उसने पहले महीने में 20 रुपए दिए, फिर उसके बाद प्रति महीने 15 रुपए बढ़ाता चला गया। 15 रुपए हर महीने बढ़ाता चला गया, तो महीने में ऋण चुकता कर देगा। अब वो कितने महीने में ऋण को चुका देगा, कैसे पता करेंगे? देखो, पहले महीने में कितने दिए उसने? 20 रुपए दिए। दूसरे महीने में कितने देगा वो? 20 और 15 35 रुपए देगा। फिर 15 रुपए और बढ़ा देगा, 35 में 50 रुपए देगा, फिर 15 और बढ़ा देगा। इस प्रकार बढ़ाते बढ़ाते उसने ये ऋण चुका दिया। तो कितने महीने में चुकाया, एन निकालना है हम। देखो यहां लिखेंगे पहले महीने में दिए बराबर 20 रुपए, दूसरे महीने में दिए बराबर 20 प्लस 15, ये हो जाएंगे 35। तीसरे महीने में दिए बराबर, जोड़ दो, ये हो जाएंगे 50। किसके? तीसरे के। इस प्रकार एक एपी बनेगी। क्या बनेगी? एपी बना दो। और एपी कैसी बनेगी? 20 प्लस 35 प्लस 50 डॉट 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 एन पदों तक, यानी एन पदों में ये जो इसका टोटल है ये पूरा हो गया है। और यहां ए का मान अगर निकालें तो 20 होगा, डी का मान सीधी सीधी बात है 35 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 15। और एस एन दिया है 3,250, तो एन हमें यहां क्या करना? निकालना है। ये एन पता करना है हमें यहां पर। तो एस एन का सूत्र लगा देंगे भाई। अब हम सीधा सीधा लिखो, सूत्र है हमारे पास एस एन वाला, एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से। अब एन बटे 2 एन दिया नहीं है, 2 मल्टीप्लाई ये 20 प्लस एन माइनस 1, इसका मान है 15।
और ये किसके बराबर है? 3250 के ये बराबर है। अब इसको हल करो भाई, यहां करते हैं, देखो हल से। तो ये n/2 20 दूनी 40 हो जाएंगे, यहां सीधी सीधी बात है, प्लस ब्रैकेट खोले तो 15n - 15 कम 15, 15n - 15 और बराबर 3250। अब ये 2 को हटाओ यहां से, इसको इधर ले जाओ तो यहां n रहेगा, 40 में से 15 घटा दो, कितने बचेंगे? 25 बचेंगे, प्लस 15n बराबर, जब 2 इधर गुणा में गया है तो गुणा कर देंगे, इधर इधर भी कर दें, ये हो जाएंगे 25n प्लस 15n स्क्वायर बराबर 2 0 0 2 5 10 की 0 2 3 4 1 5 3 दूनी 6। इनको इधर ले आओ, 15n स्क्वायर क्रम से लगा देंगे, अब हम क्या लगा देंगे? क्रम से बराबर 0। अब क्या करो, अब यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि 5 का भाग सब में जा सकता है, तो इसे थोड़ा छोटा कर लेंगे, आसान हो जाएगा। तो 5 कॉमन ले लो यहां, तो फिर और लिख दो इसे, तो 5 से इसे काटो, 5 तिया 15 प्लस 5 पंजे 25, 5 कम 5, 5 तिया 15 1300 बराबर 0। अब हमें गुणनखंड करने हैं 1300 और 300, यानी 3900 के गुणनखंड करने जिनका अंतर 5 आ जाए। तो ऐसे गुणनखंड बैठते हैं हमारे पास, क्या बैठते हैं? प्लस 65 - 60, 65n - 60n करके देख लेना, इतना ही आएगा बराबर 0। यहां से n कॉमन आ सकता है ओनली, तो 3n प्लस 65 में 3 का भाग जाता नहीं है, नहीं तो 3 भी कॉमन आ जाता, माइनस यहां से कॉमन 1 0 तो आएगा, और 20 कॉमन ले लो, चलो तो 20 तिया 60n माइनस 20 का भाग दो इसमें, और 6 और 5 65 आएगा बराबर 0। यहां से 3n प्लस 65 और यहां से n माइनस 20। अब क्या काम करो, शून्यांक निकालना आता है ना तुम पे, शून्यांक, तो n का मान यहां से माइनस का 65/3 आएगा, जो कि मान्य नहीं होगा। अब ये मान्य क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेगेटिव है और ऊपर से भिन्न भी है, कभी भी गिनतियों की संख्या भिन्न में या नकारात्मक नहीं होती है। इसको लिखो अब, n - 20 बराबर 0, तो n बराबर 20 लिखो, अतः महीनों की संख्या बराबर 20, और यही है आपका आंसर। नोट कर लो, बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है, ये कठिन तो है थोड़ा सा, लेकिन अच्छा है। ये है आपका 5वां प्रश्न, और जो कि ऊंचाई दूरी से दिया गया है। 6 नंबर का प्रश्न है ऊंचाई दूरी का। मात्र इसमें 15 से 17 प्रश्न ही हैं, और इसके एग्जाम्पल लगा लिए जाए तो 2-4 एग्जाम्पल, यानी 20 क्वेश्चन है, एक ही एक्सरसाइज है, एक ही चैप्टर है, और 6 नंबर है इस पर। तो ध्यान से इसको कर लेना, जिन्होंने नहीं करी है अभी भी समय है आपके पास इसे करने का। देखो क्वेश्चन में लिखा है, एक बहुमंजिला भवन के शिखर से 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण। तो सीधी सीधी बात है, जब अवनमन कोण है तो बहुमंजिला भवन से ऊपर से नीचे की तरफ देखा जा रहा है। चित्र बना लो भाई एक, ये यहां मान लीजिए भवन है बहुमंजिला, और दूसरा जो भवन है वो छोटा है, ये ऐसे है, A B और C, ये हमारा इसका शीर्ष है, ये शिखर का शीर्ष है, इससे इसको देखा जाता है, इसके शीर्ष को। तो ये जो कोण बनता है इसको हम E बना दें, ये जो कोण बनता है ये 30 डिग्री का है प्रश्न के अनुसार, इसके शीर्ष का, और इसका पाद यहां पर है, पाद कहां पर है? यहां पर, और ये जो कोण बनता है ये 45 का बनता है।
ये 45 का बनता है। तो हमें ये दूरी और ये दूरी निकालनी है, इसकी लंबाई निकालनी है, ये बीच की दूरी निकालनी है। ये दे रखा है इसमें 6। अगर हम इससे इसका बिल्कुल सीध डालें बिल्कुल, तो ये हमारा ए बी सी डी ई यहां बना लो चलो, और इसको एफ लिख दो। ये हमारा एफ पॉइंट हो गया। अब हमें ए बी फाइंड करनी है और बी सी फाइंड करनी है। तो लिखो, लिखेंगे सबसे पहले जो उन्नयन कोण है इसको अवनवन में लेकर आइए, और हम लेकर आएंगे यहां इस वाले कोण को, और इस वाले कोण में लेकर आइए। लिखेंगे यदि, ये वाली भुजा ले लें, हाँ ठीक, इसको ले लें तो ये यहां आ जाए, ठीक है। लिखो यदि BC समांतर AF तथा, ये BC समांतर AF है, ध्यान देना, तथा AC तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, तो ध्यान देना, तो ये जो कोण है कौन सा, FAC वाला, FAC बराबर हो जाएगा कोण ACB, और बराबर क्यों हो जाएगा, इनको कहेंगे अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण। अब क्या करना है, देखो ये तो दे रखा है, ये नहीं दे रखा, तो इसको लिखो ACB बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। अब इधर आइए, यदि ये भी तो समांतर है इसके, लिखो यदि ये वाली ED, ऊपर आओ, ED समांतर AF, तो तिर्यक रेखा कौन सी होगी इसमें, इसमें AD हो जाएगी, AD तिर्यक रेखा है, तो इसमें ए वाला ADE बराबर हो जाएगा DAF के, या FAD लिख दो, FAD बराबर क्यों है, ये भी अंत एकांतर कोण की कंडीशन के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा ADE, ये 30 डिग्री में आ जाएगा। अब ये उन्नयन में बदल चुके हैं अवनवन कोण, ये आ जाएगा हमारा 30 डिग्री, यहां 30 लिख दो और यहां लिख दो 45। इतना काम करने के बाद हमें क्या निकालना है, हमें AB निकालना है और BC निकालना है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज को ले लो, इसको ABC वाले को ले लो, लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में, और एक काम और करो, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, क्योंकि ये बना है हमारा समांतर चतुर्भुज बनना है, भुजा बराबर ही होंगी, चलो बाद में देखा जाएगा। अब इसमें हमें दिखाई दे रहा है ये कोण और ये भुजा और ये भुजा, तो इसके सामने ये लंब है और ये आधार है, तो tan लगाइए, थीटा इसमें 45 डिग्री का, तो tan थीटा लगा दो, यानी tan 45 ही लिख दो, सीधा सीधा tan 45 डिग्री, और लंब है हमारा AB, आधार हमारा BC। tan 45 का मान 1 होता है, AB बटे BC, तिरछी गुणा कर दो तो BC बराबर AB हो जाएगा, यानी ये दोनों भुजा क्या हो जाएंगी, बराबर एकदम। अब लिखो ऊपर वाले त्रिभुज में आ जाइए, अब लिखेंगे त्रिभुज AE और D में, इसमें जो थीटा है वो 30 डिग्री का है, इसमें 30 डिग्री का थीटा है, ध्यान से देखना, हमने XY नहीं लिया है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में XY नहीं लिया है, ठीक है, या ले ले या ना ले, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ऊपर वाले में देखो, ये हमारे पास यहाँ परपेंडिकुलर है, होता ही है, तो इसके लिए ये लंब है, ये आधार है, और tan ही लगेगा, tan 30 डिग्री बराबर, लंब है हमारा AE, आधार है हमारा ED, हाँ ये आधार ED,
tan 30 का मान होता है 1/√3 और ये है हमारा AE और जो ED है ये ED बराबर है BC के। किसके बराबर है? BC के। BC लिख दो इसकी जगह, क्योंकि हमें मालूम है BC बराबर है, तो तिरछी गुणा कर दो। BC बराबर AE√3। अब BC किसके बराबर थी? देखो BC बराबर थी AB के। किसके? AB के बराबर थी BC। तो AE निकालना था, यहां से हमने निकाल दिया BC। चलो देखा जाएगा अभी। निकालते हैं। ये हम AB के बराबर है हमारी, चलो करते हैं। तो AB के बराबर जब है ये हमारी BC, तो ये भी बराबर हो जाएगा AE√3। इसको बंद करो ब्रैकेट में। अब देखो AB को हमें तोड़ना है। AB किसके बराबर है? AB को हम तोड़े तो ये AB AE प्लस BE बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? AE प्लस BE बनेगा। ध्यान से देख लो, दिखाई दे रहा है। अब AB किसके बराबर? AE√3 के बराबर है। लिख दो AE√3 बराबर AE और ये दे रखा है 6। जो ये BE है ये 6 के बराबर है, CD के बराबर है, ये और ये भाग बराबर है। AE को AE की तरफ ले आइए, AE√3 माइनस AE हो जाएगा बराबर 6। AE कॉमन ले लो यहां से, √3 माइनस 1 बराबर 6। अब जब AE निकालेंगे हम तो 6/√3 माइनस 1 होगा। अब हमें इसका करना है परिमेयकरण। करो भाई, परिमेयकरण कर दो। √3 माइनस 1 बटे, प्लस लगाना पड़ेगा माइनस नहीं, तो ये 6/√3 प्लस 1 बटे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये 6√3, चलो तोड़ दो इसको, 6 कम 6। आई मत तोड़ो, अभी फैक्टर करना पड़ेगा हमें। ये 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो AE कितना हो जाएगा? 6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बटे 2, 2 से 3 बार कट जाएगा। AE कितना आया? 3/√3 प्लस 3 गुणा कर दी हमने इसमें, ठीक है। अब इतना AE आया हमारे, इसको ब्रैकेट बंद कर दो भाई, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, 1 ही रहने दो ब्रैकेट लगाकर, अच्छा रहेगा। अब ये हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। हमें निकालना क्या है? इतना रहने दो। हमें निकालना है, एक तो BC निकालना है और एक भी AB निकालना है, दोनों ही मान बराबर आने चाहिए। तो अब मैं थोड़ा इरेज करूंगा क्योंकि यहाँ स्पेस है नहीं, मुझे स्पेस चाहिए बोर्ड पर थोड़ा सा, तो इसको कैंसिल कर दूं, यही हो जाएगा। ये इस पार्ट को कैंसिल कर दूं, यही आ जाएगा इसका आंसर। XY ले लेते तो अच्छा रहता। अच्छा, जो वो मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं। जो AB है हमारा वो AE√3 के बराबर था और AE का वैल्यू अभी आया है 3√3 प्लस 3 इंटू √3। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 और प्लस 3√3, 3 3 जा 9 प्लस 3√3, 3 कॉमन ले लो, 3 प्लस √3 आ जाएगा। तो AB जो है बराबर थी किसके? AB भी बराबर BC के थी और बराबर, यानी तीनों आंसर बराबर आने हैं दोनों के थो, सॉरी। अतः लिखो, अतः बहुमंजिला भवन की ऊंचाई है ना, बहुमंजिला भवन व
दोनों भवनों के बीच की दूरी, भवन की ऊंचाई लिखो, की ऊंचाई बराबर 3 प्लस √3 और मीटर। दोनों सेम ही आंसर आएंगे इसमें। ये आंसर है आपका, यहां पर नोट कर लो भाई इसे। अब है लास्ट का आपका, इसमें लास्ट का जो भाग है वो भी मैं कराता हूं। प्रश्न है 5वां और लास्ट है इसका, और ये प्रश्न आसान बहुत ज्यादा है। क्यों? इसमें कहा है सूर्य का उन्नतास, सूर्य का उन्नतास मतलब उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 हो गया। कब हुआ? जब 20 मीटर लंबी हो गई छाया। तो उस मीनार की ऊंचाई क्या है? बना लो भाई एक मीनार। मीनार हमने बना ली, मानो ये ए और बी, और ये इसका आधार है। पहले छाया यहां तक थी, कहां तक? यहां तक। अब यहां से जब थी तो 60 का कोण था, 60 का कोण था उस समय। अब छाया ये है हमारी, अब छाया ये बढ़ गई कितनी? 20 मीटर यहां से, और यहां तक बढ़ी 20 मीटर। तो कोण कितना हो गया? ये कोण हो गया 30 डिग्री का। इसको सी बिंदु मान लो, इसको एच मान लो, चलो इसको एक्स मान लो अब की बार, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एक्स और एच नहीं लिए थे। अब यहां ले लो, थोड़ा अच्छा रहेगा। चलो लिखो भाई, माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर h मीटर तथा BC बराबर x मीटर। इसको हमने x मीटर लिखा है। इस त्रिभुज को ले लो, छोटे वाले को पहले लिखेंगे। त्रिभुज ए बी सी में भैया यहाँ पर D बिंदु है, D C नहीं है। अच्छा, थीटा कितने का है? इसमें कोण है 60 का, tan लगेगा लंब बटे आधार, सीधी बात है। tan 60 डिग्री बराबर लंब AB आधार BC। tan 60 का मान √3, इसका मान h, इसका मान x। तिरछी गुणा कर दो तो h बराबर x √3 आ जाएगा। इसको हाईलाइट कर दो। अब हमें लेना पूरा कोण, कहां तक? जो D बिंदु तक गया है। लिखेंगे कोण ए बी डी में, इसमें जो थीटा दे रखा है ये 30 डिग्री का है। इसमें भी भाई tan लगा दो बराबर ए बी बटे लंब ए बी है और ये बी डी है। इसका मान 1/√3 होता है। ए बी एच है और ये x + 20 है, क्योंकि x तो यहां तक है, 20 यहां तक है। टोटल कर दो x + 20, तिरछी गुणा कर दो इसका। h किस में करेंगे? h √3 बराबर x + 20, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से h का मान लगा दो। x √3 आ गया यहां h के पॉइंट पर, √3 फिर पीछे है, x + 20, ये 3x हो जाएंगे। x को इधर ले आओ, कितने बचे? 2x बराबर 20, x बराबर 20/2, x बराबर आ जाएगा 10। अब x 10 आ गया तो यहां मान लगा देंगे समीकरण 1 में x का मान। लिखो x
का मान समीकरण 1 में रखने पर h बराबर 10√3 आ गया। अतः लिखो, अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई भैया? 10√3 मीटर। हो गया है, कंप्लीट पेपर है। और ये पेपर आप ढंग से कर लेना, एक दो बार दोबारा समझ लेना इसको, क्योंकि बोर्ड में ये प्री बोर्ड वाले एग्जाम जो आपने दिए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके बेस पर ही पेपर आता है और आगे भी संभावना इसी पेपर पर है, और ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है। तो मेहनत करिए ढंग से, लगन लगाकर। 70 से 70 नंबर आपको लेकर आने हैं, और जब 70 में से 70 नंबर आपके आने की पूरी पूरी संभावना हो तो मुझे कमेंट अवश्य करें, लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, और आपसे मुलाकात होती ही रहेगी। और कमेंट का ध्यान रखें, इनका रिवीजन अच्छे तरह से कर लें। तो आप सभी को करते हैं गुड बाय।